लेकिन हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हमने देखा कि रात्रि को 11 बजे वह विवाह स्थल 2 नंबर तिलक मार्ग पर पहुंचे और पूरी रात्रि विवाह की सारी रस्मों को दिलीप भाई और सायरा भाभी ने न केवल देखा बल्कि सुना, गुना भी। विवाह करा रहे थे पंडित गिरधारी लाल गोस्वामी, संस्कृत और ज्योतिष शास्त्र के परम ज्ञाता। हम उनका बड़ा आदर करते थे। उनका स्नेह तो हमारे ऊपर बहुत ही अधिक था। विवाह कराते समय उन्होंने एक एक विधि को इतनी अच्छी तरह समझाया कि उस दिन अधिकांश को पता चल गया कि विवाह विधि का असली मतलब क्या होता है। विवाह में एक विधि के तहत कन्या का पैर पत्थर पर रखवाते हैं। सायरा भाभी ने पूछा, ऐसा क्यों करते हैं? पंडित जी ने बताया, ये रस्म इस बात को दर्शाती है कि आज से यह डोर जो बंधी है वह पत्थर की तरह सुदृढ़ और मजबूत हो। बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद सायरा भाभी का बंबई से फोन आया। भाभी, आपके यहाँ शादी में आना तो बहुत मुफीद रहा। साहब ने आयशा को तलाक दे दिया है। शायद पत्थर पर पैर रखने वाली बात के माने उनके दिमाग में नक्श हो गए थे। उन दिनों दिलीप साहब के हैदराबाद की आयशा से इश्क और फिर निकाह के चर्चे सुनाई पड़ रहे थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके परिवार से हमारे रिश्ते ऐसे थे जो किसी पद या कुर्सी या ग्लैमर के मोहताज नहीं थे, महज दिल की डोर से बंधे थे। उन दिनों अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग्स में छपा था, रामगढ़ में छिपा बंबई का सोना। भारती जी तो इस तलाश में रहते ही थे कि कोई ऐसी खबर जो दिलचस्प हो, धर्मयुग के पृष्ठों के लिए पहले से लिखवा ली जाए। सो उन्होंने एक दिन मुझे कैबिन में बुलाकर कहा, शीला जी, आजकल आयकर के बहुत छापे पड़ रहे हैं। कल ही अखबारों में छपा था कि बंबई के किसी व्यापारी ने राजस्थान के रामगढ़ में 100 किलो सोना छिपा कर रखा था और आयकर अधिकारियों ने छापा डालकर उसे खोज निकाला। बड़ी सनसनीखेज तलाशी थी वह। आप इसके बारे में अंदरूनी खोज खबर लेकर पता लगाइए कि कैसे और कब वह सोना वहां ले जाया गया और कैसे आयकर वालों को उसका पता लगा। ओवी कुरुविला बंबई के आयकर कमिश्नर थे। यह छापा उनके निर्देशन में पड़ा था और इसका संचालन बंबई से मेरे पति टीपी झुंझुनवाला कर रहे थे। बस मैं अपने काम में लग गई। मालूम पड़ा कि इस तलाशी के दौरान अधिकारियों को अनेक रहस्यमयी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था और उन्हें बहुत तत्परता से काम लेना पड़ा था। इस तलाशी का भार वांचीनाथ को, जो मेरे पति के सहयोगी और मित्र थे, सौंपा गया था। मैं वांचीनाथ जी के घर की ओर चल पड़ी। उनकी पत्नी मेरी अच्छी मित्र थी। शाम को जब वांचीनाथ जी ऑफिस से आए तो मैंने पूछा, भाई साहब, आजकल अखबारों में रामगढ़ की तलाशी की बहुत चर्चा हो रही है, आप कैसे वहां पहुंचे? पहुंचना तो था ही। हमें सूचना मिली थी कि बंबई के एक व्यवसायी ने बहुत अधिक मात्रा में सोना रामगढ़ स्थित अपनी हवेली में छिपा रखा है, इसलिए हम वहां पहुंच गए। पर आप लोगों को विश्वास कैसे हुआ कि सूचना देने वाला व्यक्ति सच ही बोल रहा है? बंबई में ही वह व्यक्ति अपने धन को छिपाकर रख सकता था, फिर रामगढ़ इतनी दूर क्यों? मैंने पूछा। हाँ, पहले तो हमें भी ये बात बहुत आश्चर्यजनक लगी थी कि बंबई का व्यक्ति सैकड़ों मील दूर जाकर सोना रामगढ़ स्थित अपनी हवेली में क्यों छिपाएगा। हमें सहसा विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसकी बातों की सत्यता में संदेह की गुंजाइश कम ही लगती थी। फिर भी हमने एकदम उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अपने तौर पर भी हमने सच्चाई का पता लगाया था, खुफिया तौर पर जांच की थी और सब प्रकार से निश्चित होकर ही हम वहां पहुंचे थे। आप अकेले गए थे? मैंने फिर पूछा। नहीं, मेरे साथ मेरे एक अन्य सहयोगी राममूर्ति भी गए थे। जयपुर पहुंचकर हमने वहां से कुछ अन्य अधिकारियों को भी अपने साथ ले लिया था। राजस्थान पुलिस की भी मदद ली गई थी। मैं सब अधिकारियों को तो जानती ही नहीं थी। फिर छापा पड़े
कई माह भी बीत गए थे। अब क्या किया जाए, इसी ऊहापोह में थी कि ठाकुर ने रास्ता सुझाया। कहा, अगर तुम वास्तव में अंदरूनी कहानी जानना चाहती हो और फर्स्ट हैंड नॉलेज पाना चाहती हो तो रामगढ़ चली जाओ। वहां जाए बिना पूरी बात सही से समझ में नहीं आएगी। वापस आकर जो जो जानकारी रह जाए उसे फिर यहाँ संबद्ध लोगों से मिलकर पूरी कर लेना। लेकिन मैं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊंगी, मैंने आशंका व्यक्त की। ठाकुर ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, तुम पहली बार तो राजस्थान जा नहीं रही हो। अमित के बाल उतरवाने यानी मुंडन के लिए हम लोग झुंझुनू गए थे। वहां की धरती से तुम परिचित हो, लोग भी काफी संयत और सहयोग देने वाले हैं। बस तुम झुंझुनू पहुंच जाना, वहां से मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति रामगढ़ तक चला जाएगा। मैंने सोचा, पत्रकारिता के क्षेत्र में आई हूं तो ये सब पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। बंबई से दिल्ली पहुंचना कोई मुश्किल नहीं था। दिल्ली से मेरी एक और सहेली और मेरे एक मुंह बोले भाई साथ हो लिए और हम सब झुंझुनू पहुंचे। वहां इनके बताए हुए एक सज्जन हमारी राह देख रहे थे। झुंझुनू से हमने चुरूवाला हाईवे लेने की सोची, किंतु उसके पहले अपनी कुल देवी रानी सती के दर्शन किए और पूजा की। चुरू झुंझुनू से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। बीच में बिसाऊ पड़ता था। बिसाऊ से 5 किलोमीटर पर रामगढ़ था। रामगढ़ के कई परिवार बहुत ही प्रसिद्ध उद्योगपति हुए हैं, पर वे सब रामगढ़ से बंबई जाकर बस गए। इनमें प्रमुख नाम पोद्दारों का था। उस समय रामगढ़ की आबादी भी करीब 40,000। रामगढ़ पहुंचकर हम हवेली की ओर चल पड़े। हवेली कोई 60 साल पुरानी थी और जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक टीले पर बनी थी। हवेली के नीचे के हिस्से में 12 कमरे थे, बीच में एक कॉमन रास्ता। ऐसा नहीं था कि हमारे वहां पहुंचते ही हवेली के लोगों ने हमारा स्वागत किया हो। नहीं जी, वह तो हवेली में घुसने भी नहीं दे रहे थे। सोच रहे थे कि अभी अभी तो छापा पड़ा, अब ये नई मुसीबत कहां से आ पड़ी। पर जब हमने बताया कि हम तो झुंझुनू के रहने वाले हैं, अखबारों में पढ़कर केवल उत्सुकतावश देखने चले आए और ऊपर से जब उन्हें बख्शीश का लालच दिया, तब कहीं वह हवेली दिखाने पर राजी हुए। वहां के लोगों ने बताया कि विगत 15 वर्षों से सिवाय चौकीदार के और कोई इस हवेली में नहीं रहता। हवेली के 3 खंड थे, नीचे का खंड, पहला खंड और दूसरा खंड। इन तीनों खंडों में से केवल एक खंड उस व्यापारी का था, बाकी उसके भाइयों या उनके परिवार के लोगों के हिस्से में था। उन्होंने बताया कि जब छापा डालने वाले साहब लोग आए, तब उन्होंने सभी जगहों पर मोहर लगाकर बंद सील कर दिया था। इतने में एक दूसरा आदमी बोल पड़ा, मोहर लगाकर? साहब, लोग तो जा रहे थे, तभी उनकी नजर इस अलमारी पर पड़ गई। वह एक अलमारी की ओर इशारा करते हुए बोला। अलमारी इस समय तो बंद थी, पर जब आयकर अधिकारी आए तब वह खुली पड़ी थी। उसमें सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी। लोगों के लाख कहने पर कि ये तो सीमेंट की बोरियां हैं, इन्हें पड़ी रहने दें। पता नहीं क्यों साहब लोगों को शक हो गया और उन्होंने वह अलमारी भी सील कर दी। शायद उन लोगों ने सोचा हो कि क्यों कोई जगह बिना सील किए छोड़ी जाए। उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा। उसके बाद एक अफसर और उनके 2-3 साथी रुक गए, बाकी सब वापस लौट गए। तुम लोगों ने सेठ को खबर नहीं दी बंबई में? मैंने कहा। दी क्यों नहीं? सेठ जी उसी समय बंबई से आ भी गए। उनके साथ 1-2 वकील भी थे। कुछ कहा सुनी हुई होगी। हाँ, वैसे तो कौनू खास नहीं। पहले तो सेठ जी बहुत आराम से बात करें और कहीं कौनू बात नहीं है। अब आ गए हैं तो एक आध दिन माँ काम खत्म करके सब अपने अपने घर जाएं। एक पुरबिया से लगते चौकीदार ने बताया। फिर? मैंने पूछा। फिर का वो अफसर लोग ऐसन तो मानन वाले थे नहीं। पूरी हवेली के 4-5 चक्कर लगाए। उनका लगा कि 4-5 दिन से कम तो पूरी तलाशी लेने में लगी हैं। ना ही काहे कि हवेली बहुत बड़ी है।
सो वह माने नहीं और सेठ जी को बताए दीन कि अबहीं तो वे 4-5 दिन वहां रुकेंगे। मंद मंद मुस्कुराते हुए वह बोला, तुम्हारे सेठ तो बहुत नाराज हुए होंगे। मैंने कहा, नाराजी की तो बात ही थी। सेठ का काम कौनो छोटा मोटा काम है। इतना बड़ा काम फैला है वहां बम्बई माँ। सो कहीं दीन हम सारा काम काज छोड़कर आए हैं। हम इतने दिन ना ही रुक सके। कौनो मजाक की बात है कि हम यहाँ इतने दिन बैठे रहे। सो तो बम्बई चले गए, पर अफसरन को कही गए कि उनका अपना कमरा जो नीचे है 3-4 दिन तक ना ही खोला जाए। बम्बई जाकर वह अपनी सेठानी से पूछेंगे कि उस कमरे में का है, तभी उसे खोले, क्योंकि सेठानी बड़े गरम दिमाग की है, उनसे पूछना जरूरी है। मैं समझ गई कि बस बात यहीं अटक गई होगी। इतना बड़ा व्यापारी अवश्य ही बहुत व्यस्त होगा। सब छोड़कर इतनी दूर आया और ये रहस्य उसका दबा छिपा रहस्य नहीं हो सकता जिसकी जानकारी उसे ना हो। और फिर उसका यह हिदायत देना कि सेठानी का कमरा नहीं खोला जाए। वह क्यों आया और क्यों चला गया, शक की काफी गुंजाइश थी और आयकर अधिकारियों की समझ में आ गया होगा कि कुछ बहुत ही संजीदा बात है। मैंने हवेली को अंदर बाहर से देख लिया था। वह जगहें भी देख ली थी जहां तोड़ा ताड़ी हुई थी। सेठानी का कमरा भी देख लिया था जो अब खाली पड़ा था, सिवाय एक दीवान के जो अपनी जगह से हटा हुआ था, साइज से कहीं अधिक ऊंचा, जो आम दीवानों की तरह नहीं था। नीचे जाती हुई सीढ़ियां भी देखी, सारी जगह का जायजा ले लिया। अब वहां रुकने से कोई लाभ नहीं था। अनजान जगह थी, इसलिए सोचा कि अब अगली कड़ी स्वयं उन अफसरों से मिलकर जोड़ूं जो छापे में यहाँ आए थे। वापस लौटने लगे तो चौकीदार ने बताया, उन दिनों तो यहाँ इतना हंगामा हो गया था कि आसपास के गांवों से करीब कुछ नहीं तो 2000 लोग इस छिपे हुए तहखाने को देखने आए थे। हम सर्किट हाउस लौट आए। तब तक सर्किट हाउस के केयर टेकर को भी पता चल गया था कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। उसने बताया कि सारे गांव में इस बात की बड़ी चर्चा बहुत दिनों रही कि इतना बड़ा स्ट्रांग रूम लग गया और गांव में कानों कान किसी को खबर तक नहीं हुई। बंबई से इतनी दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव में कैसे तो लोहे का इतना सामान लाया गया होगा और कब उसे वहां जमाया गया होगा। आश्चर्य की बात तो थी ही। बंबई वापस आकर मैं वांचीनाथ से दोबारा मिली। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हवेली की सब जगहों को सील करने के बाद वह तो वहीं रुक गए थे। राममूर्ति जी वापस चले आए थे। फिर यहाँ से वे GS साहनी तथा कुछ अधिकारियों के साथ गए थे। उनसे भी मिल लूं तो वे काफी कुछ बता सकते हैं। साहनी जी पैडर रोड पर ही C ब्लॉक में रहते थे। उनकी पत्नी से मैं कई बार मिली थी। वो बहुत अच्छी और मिलनसार लगती थी। खैर, उनके द्वारा GS साहनी से भेंट का समय निश्चित हुआ। प्रत्यक्ष रूप में इन सब कामों में मैं अपने पति की मदद नहीं लेती थी, किंतु परोक्ष रूप में तो TP झुंझुनवाला की पत्नी होने के नाते मुझे सभी का सहयोग मिल ही जाता था। चाय के कप पर बातचीत करते हुए साहनी जी ने बताया कि शक तो उसी दिन हो गया था जब SSC बंबई से इतनी दूर रामगढ़ पहुंचा। फिर उसका ये कहना कि उसे कुछ पता नहीं है, पत्नी से पूछकर बताऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता था कि स्वयं उसे पता ना हो कि अंदर क्या है। फिर ये कहना कि वह कमरा सबसे बाद में खोला जाए। इन सब बातों ने संदेह पैदा कर दिया था, इसलिए निर्णय लिया गया कि सबसे पहले उसी कमरे को खोला जाए। अगले दिन ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा मामूली सा था, आसानी से टूट गया। अंदर कोई चीज पहली नजर में नहीं दिखाई पड़ी, केवल कुछ कंबल पड़े थे। एक दीवान दीवार के साथ फिक्स था। दीवान कोने में था और काफी ऊंचा था। दीवान के नीचे के हिस्से में
छोटे छोटे दरवाजे भी थे, जिन्हें खोलने पर पता लगा कि उसमें बर्तन तथा कुछ अन्य चीजें रखी हुई हैं। ऐसा लगता था कि दीवान हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थिर है और उसमें अलमारी का काम लिया जाता रहा है। फर्श और दीवारों का हमने चप्पा चप्पा छान मारा था। शक की कोई गुंजाइश शेष नहीं बच रही थी। सारे कमरे को देख लिया था, सिवाय दीवान के नीचे की जगह और किनारों की दीवारों को छोड़कर, जहां दीवान दीवार से लगा हुआ था। फिर क्या हुआ? आपको शक कैसे हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है? साहनी जी ने बताया, बस एक विचार बिजली सा कौंधा, क्यों ना दीवान को वहां से हटाकर देखा जाए। दीवान के साइज ने भी शक के बीज बो दिए। कोई नुकसान तो था नहीं। सलाह मशविरा हुआ। निर्णय की देर थी कि सबने मिलकर दीवान को उस जगह से खिसका दिया। खाली हुई जगह को ध्यान से देख रहे थे कि अचानक लगा एक स्थान पर चार चार टाइलें एक किस्म की एक सी कटी हुई हैं। उस टूटे हुए हिस्से पर पांव रखा ही था कि फर्श के अंदर और फिर उसके नीचे सीढ़ियां नजर आईं। मैंने कहा, उस दृश्य की मैं कल्पना कर सकती हूँ कि आप लोग तो हर्ष से पागल हो गए होंगे। पागल, हमारे चेहरे तो खुशी से चमक उठे, हाथों में दुगनी शक्ति आ गई। अंदर झांक कर देखा तो घुप, अंधेरा ही अंधेरा। रोशनी कैसे की जाए? तभी देखा बिजली का एक तार कमरे में पड़ा था। तार में बल्ब लगाने के लिए प्लग भी लगा हुआ था। हमने सोचा, जिस मतलब से हम बल्ब खोज रहे थे, ये तार उसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता रहा होगा। रोशनी होते ही हम आगे बढ़े। सीढ़ियां उतरते ही गोदरेज का मजबूत दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा कोई 3.5 फुट ऊंचा था और खुला हुआ था। उसके पीछे लोहे के सरियों का एक और दरवाजा था। इस दूसरे दरवाजे पर गोदरेज का ताला लटक रहा था। हमारे पास बंबई में एसएससी के घर से बरामद हुई अनेक चाबियों का गुच्छा था। एक चाबी उस ताले में भी लग गई। अंदर 8 फुट लंबा और करीब 4 फुट चौड़ा तथा 7 फुट ऊंचा एक स्ट्रांग रूम था। तीनों दीवारों पर लॉकर लगे थे। लॉकरों के दरवाजे खुले थे और उनमें चाबियां लटक रही थी। हम तो अवाक रह गए। मन में ये शंका भी उठी कि क्या एसएससी को सर्च के बारे में पता तो नहीं लग गया और इसलिए उसने सारा माल निकाल लिया हो। हर कोई अपना अपना अंदाजा लगा रहा था। पंच विटनेस अपनी अलग खिचड़ी पका रहे थे। कोई तो उतना तक कह रहे थे कि साहब, सर्च वर्च तो एक बहाना भर है। एसएससी मामूली आदमी है, इतना बड़ा व्यापारी है, उसके लंबे लंबे हाथ हैं, ऐसे ही तो नहीं वह इतना बड़ा व्यापार संभालता है। मैंने कहा, आप लोगों की स्थिति तो बड़ी विषम हो गई होगी। वह तो थी ही, हम क्या जवाब देते। स्थिति ही हमारे खिलाफ हो गई थी। कोई रोशनदान भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। पता नहीं कब से कमरा खोला नहीं गया था। सांस घुटती सी महसूस हो रही थी। वापस जाकर कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। जमीन के अंदर छिपा कमरा भी मिला, स्ट्रांग रूम भी, पर माल नदारद। शाम का अंधेरा गहराने लगा। साहनी साहब के यहाँ बातों में मैं इतना मशगूल हुई कि समय का पता ही नहीं चला। उनके बच्चे भी बीच बीच में 2-3 चक्कर लगा चुके थे। उनसे दूसरे दिन मिलने का वायदा लेकर मैं घर आ गई। घर आते आते उन दिनों का जब यह रेड चल रही थी, सारा दृश्य आंखों के सामने घूम गया। ठाकुर का सुबह सुबह शीघ्र ऑफिस के लिए निकल जाना। ऑफिस में कभी फोन करूं तो हूं हाँ के सिवाय और कुछ नहीं बोलना। मेरा यह सोचकर फोन काट देना कि शायद बहुत व्यस्त होंगे और कि शायद कोई सामने बैठा हो, जिसके कारण बात नहीं कर पा रहे हैं। देर रात तक घर का लौटना, न खाने की फिक्र न बातचीत करने की फुर्सत। बीच बीच में रामगढ़ से टेलीफोन के तार खटकते।
ट्रंक कॉल आते देर रात तक और फिर इनका कमिश्नर कुरु विलाजी से बात करना। बीच बीच में ऐसे अधूरे वाक्य, चौथी दीवार खाली है, वहां कोई लॉकर नहीं, ध्यान से देखो फॉल्स तो नहीं है। और फिर एक दिन फोन आया तो कमिश्नर साहब से बात करने के बाद ठाकुर का जोरों से कहना, तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो। उस तरफ की बातें तो सुनाई नहीं देती थी, परंतु इधर से कमिश्नर साहब से बातचीत करने के बाद जो आदेश दिए जाते थे उनसे अंदाज तो लग ही गया था कि कोई बड़ा खजाना हाथ आने वाला है। उधर से फिर कुछ बातें और फिर दूसरी रात फोन आने पर ठाकुर का उत्साह की अतिरेक में कहना, हाँ तोड़ो, उसे भी तोड़ो। रामगढ़ में क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ जानने की उत्सुकता तीव्र से तीव्रतर होती गई और दूसरे दिन नियत समय पर मैं फिर पहुंच गई साहनी साहब के घर। मैंने साहनी साहब से कहा, देखिए मैं फिर आपको बोर करने पहुंच गई।